एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स। आज इस वीडियो में हम मेमोरी ग्लैंड्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दैट मीन्स स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं जिन्हें हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक पेयर्ड ऑर्गन है और ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उन्हीं का ये जो मॉडिफाइड रूप होता है, इसे हम एसेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। एसेसरी ऑर्गन से हमारा मतलब है ऐसा ऑर्गन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। ओके, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल्स बट इन रूडिमेंट्री फॉर्म। तो ये मेल हो या फीमेल हो, दोनों के ही अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मेल्स में ये जो रूडिमेंट्री फॉर्म के रूप में प्रेजेंट होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। देन दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यू बॉर्न इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। तो इनका अगर हम बेसिक पर्पस देखें तो बेसिक पर्पस एक ही है, वो है जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको मिल्क प्रोवाइड करने का काम और उसको फीड करने का काम ब्रेस्ट के माध्यम से किया जाता है। अब अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे तो द ब्रेस्ट लाई ओवर द पेक्टोरलिस मसल ऑन द वेंट्रल चेस्ट वॉल इन द सुपरफिशियल फेशिया। नाउ यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है, ये वाला जो रीजन है ये थोरेसिक कैविटी है, नीचे एब्डोमेन होता है, डायफ्राम थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज द एंटीरियर चेस्ट वॉल और वेंट्रल चेस्ट वॉल। तो यहाँ पर पेक्टोरलिस मसल प्रेजेंट होती है और इसी के ऊपर जो ब्रेस्ट है ये लाई करते हैं इन द सुपरफिशियल फेशिया। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये जो है दिस इज होल ऑफ द ब्रेस्ट, है ना। तो अगर हम एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। 4 भाग में हम ब्रेस्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अपर मीडियल, दिस इज अपर मीडियल, ये मीडियल साइड हो गया और ये लेटरल साइड हो गया, है ना। तो ये अपर मीडियल क्वाड्रेंट हो गया, देन अपर लेटरल क्वाड्रेंट, देन लोअर मीडियल क्वाड्रेंट एंड लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। तो ये 4 हिस्से ब्रेस्ट के हो गए। Then extension of upper quadrant is called axillary tail of Spence, which pass through an opening in deep fascia known as foramen of Langer। अब यहाँ पर आप देखें, ये वाला जो पोर्शन है यानी कि जो अपर लेटरल पोर्शन है, अपर क्वाड्रेंट है, ये एक आगे जाकर ये प्रोजेक्ट करता है इनटू एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। और ये जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस है ये कहाँ से पास हो रही है, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है डीप फेशिया में और इस ओपनिंग को, ओपनिंग इज नोन एज फोरामेन, है ना। तो इस ओपनिंग को हम फोरामेन ऑफ लैंगर कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका एक्सटेंशन देखेंगे तो वर्टिकली अगर हम देखें तो जो ब्रेस्ट है ये सेकंड रिब से लेके 6th रिब तक एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे सेकंड रिब से लेके 6th रिब तक ये जो बीच है यहाँ पर ये ब्रेस्ट एक्सटेंड करते हैं। हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से लेके मिड एक्सिलरी लाइन तक। तो यहाँ पर सेंटर में देयर इज अ बोन स्टर्नम, स्टर्नम के लेटरल बॉर्डर से लेकर अगर हम एक्सिला के मिडल से एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो ब्रेस्ट की लोकेशन आती है। अब डीप रिलेशंस में हम देखेंगे तो जो ब्रेस्ट है ये डीप फेशिया के अंदर लाई करते हैं। मोर डीपर देयर आर पार्ट्स ऑफ 3 मसल्स। ब्रेस्ट के डीप में 3 मसल्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। पहली मसल है पेक्टोरलिस मेजर। तो यहाँ डायग्राम में देखें, दिस इज द, ये वाली जो मसल है दिस इज नोन एज द पेक्टोरलिस मेजर मसल। देन देयर इज सेरेटस एंटीरियर मसल। देन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन, है ना। तो ये 3 मसल्स हो गई, ये जो एंटीरियर चेस्ट वॉल है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं। अब ब्रेस्ट सेपरेट फ्रॉम द पेक्टोरल फेशिया बाय द एरियोलर टिश्यू कॉल्ड रेट्रोमेमरी स्पेस, है ना। अब ब्रेस्ट के बीच में और जो पीछे का जो पेक्टोरल फेशिया है इनके बीच में एक एरियोलर टिश्यू, एक फिल्म प्रेजेंट होती है जिसको हम रेट्रोमेमरी स्पेस बोलते हैं। और ये जो स्पेस का जो बेसिकली पर्पस है ये इट अलाउज इजी मूवमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, है ना। तो ब्रेस्ट का जो मूवमेंट है ये आसानी से हो सकता है बिकॉज ऑफ रेट्रोमेमरी स्पेस। नेक्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे, अगर बर्थ में देखेंगे तो ये एक बहुत ही रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चाइल्डहुड के समय, ड्यूरिंग चाइल्डहुड
थोड़े से जो ब्रेस्ट हैं ये थोड़े से स्मॉल होते हैं और इमेच्योर होते हैं। अब जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के अंदर बहुत से जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होने लगते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ब्रेस्ट का जो साइज है धीरे धीरे ग्रो होने लगता है एंड दे डेवलप टू देयर मेच्योर साइज, है ना। तो ब्रेस्ट का साइज मेच्योर होने लगता है, डक्ट का जो सिस्टम है ये डेवलप होने लगता है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इनका फॉर्मेशन होने लगता है, और जो फैट है इसका डिपोजिशन होने लगता है। तो प्यूबर्टी तक आते आते बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो ब्रेस्ट की ग्रोथ होने लगती है, डक्ट सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, फैट सभी जो है ये डेवलप होने लगते हैं। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो ब्रेस्ट की फर्दर ग्रोथ होती है और फर्दर डेवलपमेंट होता है, और बेसिकली जो पर्पस है यहाँ पर वो क्यों हो रहा है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, बिकॉज अब जो ब्रेस्ट है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। अब वो क्या है, टू फीड द बेबी। तो ब्रेस्ट को मिल्क को प्रोड्यूस करना है जस्ट बिफोर जेस्टेशन, और इसीलिए खासकर जो डक्ट सिस्टम है, ग्लैंडुलर सिस्टम है, इन सभी की ग्रोथ प्रेगनेंसी के अंदर और होने लगती है। अगेन जो हार्मोन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब आफ्टर चाइल्ड बर्थ हम देखेंगे तो बेबी के बर्थ के बाद में जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये सिक्रेट करती है अ हार्मोन विच इज नोन एज प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन का जो काम होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, है ना। तो अब ये जो मिल्क प्रोडक्शन कौन करता है, मेमरी ग्लैंड्स करती हैं, और मेमरी ग्लैंड्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर करता है, एल्वेलाई। तो एल्वेलाई से मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, प्रोलैक्टिन विच इज सेक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये मायोएपिथेलियल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है जो कि एल्वेलाई को सराउंड करते हैं, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, है ना। तो डक्ट के अंदर ये मिल्क को इजेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। थोड़ा सा मायोएपिथेलियल सेल्स क्या है ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। सीजेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब जब बेबी पूरा 8 मंथ्स का हो जाता है और जब वो ऊपर का आहार लेना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे जब बेबी फीडिंग को स्टॉप कर देता है तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वो रिग्रेस होने लगते हैं, और जो ब्रेस्ट है इट रिटर्न टू इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेज, है ना। तो जो प्री प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, और जब बेबी फीड करना बंद करता है तो वापस से जो ब्रेस्ट है वो अपना जो नॉर्मल शेप और साइज है उसके अंदर वो रिटेन कर लेते हैं। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्किन को डिस्कस करेंगे, दूसरा हम पैरेन्काइमा को डिस्कस करेंगे, और तीसरा हम स्ट्रोमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस स्टडी अबाउट स्किन। तो स्किन के अंदर हम 2 स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, पहला निपल और दूसरा एरियोला। तो अगर हम निपल को देखेंगे तो इट इज अ कोनिकल प्रोजेक्शन एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकॉस्टल स्पेस एट द सेंटर ऑफ ब्रेस्ट। अब इस डायग्राम में आप देखें, ये वाला जो डायग्राम है ये ब्रेस्ट का फ्रंट व्यू है, और ये जो नीचे वाला डायग्राम है दिस इज द साइड व्यू ऑफ द ब्रेस्ट। तो पहले हम ऊपर वाले व्यू को देखते हैं। तो ब्रेस्ट के ठीक सेंटर में लगभग 4th इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं निपल। दिस निपल इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट। अब नीचे वाले डायग्राम में देखें, ये जो निपल है इसको लगभग 15 से लेके 20 लैक्टिफेरस डक्ट हैं ये पियर्स करती हैं, और ये मिल्क को इजेक्ट करती हैं आउटसाइड, है ना। इस डायग्राम में देखेंगे तो ये वाली जो डक्ट हैं इनको हम, ये वाली जो डक्ट है जो यहाँ पर ओपन कर रही हैं इनको हम लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर ऑल्सो, वेट, ये वाली जो डक्ट है लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। अब इट कंटेन सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पर बेसिकली सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल दोनों ही मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब एरियोला की बात करेंगे तो सर्कुलर पिगमेंटेड पिंकिश और ब्राउनिश एरिया होता है जो कि निपल को सराउंड करता है। तो निपल के आसपास का ये जो ब्राउनिश एरिया है इसको हम बोलते हैं एरियोला। पेरिफेरी कंसिस्ट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। अब आप देखें इस डायग्राम में एरियोला का जो बाहर वाला पोर्शन होता है यहाँ पर कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इट इज एनलार्ज्ड एज मोंटगोमेरीज ट्यूबरकल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी के समय में ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं थोड़ी सी एनलार्ज हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और अब हम इनको मोंटेगोमेरीज ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, ये कब कहते हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इनका बेसिकली काम क्या होता है? लुब्रिकेशन ऑफ निपल एंड एरियोला व्हेन द बेबी फीड द ब्रेस्ट, है ना। जब भी बेबी सक करता है, फीड करता है, तो उस दौरान कहीं कोई इंजरी ना हो, तो बेसिकली ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये निपल और एरियोला को एक तरीके से लुब्रिकेट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया स्किन। दूसरे हम आते हैं पेरेन्काइमा के ऊपर। अब पेरेन्काइमा के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है? इट इज मेड अप ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू। अब इट इज कंपोज्ड ऑफ 15 to 20 लोब्स। अब इस डायग्राम पे अपन आ जाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दिस डायग्राम। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ब्रेस्ट के अंदर बेसिकली लगभग 15 से लेके 20 लोब प्रेजेंट होते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखें, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस तरीके से जो ब्रेस्ट के अंदर लगभग 15 से लेके 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। Each lobe consists of smaller lobules which contain alveoli which are milk secreting units. हर लोब के अंदर ये देखिए, ये एक लोब्यूल हो गया, ये एक लोब्यूल हो गया, ये एक लोब्यूल हो गया। तो हर लोब के अंदर बहुत से स्मॉलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लोब्यूल है ये स्मॉल यूनिट से बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वेलाई। एक पिंक कलर का ये जो बॉल दिख रही है ये क्या है? एल्वेलाई। और इसका हमने ये एनलार्ज डायग्राम बनाया है। दिस इज वन एल्वेलाई। तो एल्वेलाई होता क्या है एक्चुअली में? एल्वेलाई इट इज अ मिल्क सेक्रेटिंग यूनिट, यानी कि ये ही वो एरिया है जहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्वेलाई इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड लैक्टोसाइट्स। अब ये जो एल्वेलाई के अंदर जो सेल्स इसको लाइन करते हैं इनको हम लैक्टोसाइट्स बोलते हैं। These lactocytes are responsible for synthesizing and secreting milk during lactation. अब ये जो लैक्टोसाइट्स हैं लैक्टेशन के समय में इनका जो काम होता है ये मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम होता है। तो मिल्क का प्रोडक्शन तो हो गया, अब ये मिल्क बाहर आना चाहिए। तो मिल्क को बाहर आने के लिए एक दूसरे सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स। These myoepithelial cells surround the alveoli। तो ये देखें आप, एल्वेलाई को ये सराउंड करते हैं, बाहर की तरफ होते हैं ये। Its contraction under the effect of oxytocin causes expulsion of milk into the duct, है ना। अब जब ये मायोएपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लैक्टोसाइट ने मिल्क को प्रोड्यूस किया। अब जब ये मायोएपिथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये जो मिल्क है इट इज इजेक्टेड आउट इनटू द डक्ट, है ना। ये लोब्यूल्स के अंदर एल्वेलाई के अंदर मिल्क बन गया, और अब ये मिल्क कहाँ आ जाएगा? इनटू द डक्ट सिस्टम। ठीक है, तो अब कौन सी डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है? लैक्टिफेरस डक्ट। Milk produced in the alveoli is transported to intralobular duct। सबसे पहले ये जो मिल्क है ये ड्रेन करेगा इंट्रालोबुलर डक्ट में। ये जो इंट्रालोबुलर डक्ट है दे ड्रेन इनटू इंट्रालोबुलर डक्ट, और वो फिर फाइनली मर्ज टू फॉर्म लैक्टिफेरस डक्ट दैट कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द निपल, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ये इस डक्ट में ड्रेन करेगा जिसको कि हम इंट्रालोबुलर डक्ट बोल रहे हैं, फिर वो इंट्रालोबुलर डक्ट में ड्रेन करेगा। अल्टीमेटली ये ड्रेन करता है इनटू लैक्टिफेरस डक्ट। लेकिन आप यहाँ पर अब देखिए, ये लैक्टिफेरस डक्ट में ड्रेन करने के पहले ये थोड़े से एरिया हैं, ये आपको बल्ज दिख रहे हैं, थोड़ा सा ये डायलेट होता है। इट डायलेट इनटू अ स्पेस जिसको हम बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस और एम्पुला। ठीक है, तो before opening into nipple, the lactiferous duct expand into lactiferous sinus which stores milk temporarily। तो यहाँ पर आकर जब मिल्क एल्वेलाई में बना, एल्वेलाई के बाद में डक्ट सिस्टम के बाद में ये लैक्टिफेरस साइनस के अंदर स्टोर हुआ, और जब भी अब बेबी निपल को सक करेगा तो दिस मिल्क इज इजेक्टेड आउट इनटू द लैक्टिफेरस डक्ट एंड इट गोज इनटू द बेबीज माउथ। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ ली। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर है दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा फॉर्म्स द सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ द ग्लैंड। तो ग्लैंड का ये सपोर्टिंग नेटवर्क बनाता है। पार्शियली ये फाइब्रस होता है, पार्शियली ये फैटी होता है। तो जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है इट अटैच द ब्रेस्ट टू द चेस्ट वॉल बाय फॉर्मिंग अ सेप्टा नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। इस डायग्राम में देखें, ये अब देखिए, ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है बेसिकली ये दिख रहा होगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये एक तरीके से ये जो ब्रेस्ट है इसको चेस्ट वॉल से ये कनेक्ट करने का काम करता है, अटैच करता है। और ये जो सेप्टेशंस हैं सेप्टा के द्वारा ये अटैच्ड होता है जिसको हम कूपर सस्पेंसरी लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर कहते हैं।
अब फैटी टिश्यू फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, ये जो फैटी टिश्यू है बीच बीच में, फैटी टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा, ये डक्ट के बीच में और ये जो लोब्यूल्स के बीच में, यहाँ पर आप देखें, है ना, ये पूरा का पूरा येलो कलर का जो एरिया है ये किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ द फैटी टिश्यू, है ना, इट इज मेड अप ऑफ द फैटी टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरे ब्रेस्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन द ग्लैंडुलर एंड फाइब्रस टिश्यू, है ना, तो फाइब्रस टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू के बीच की स्पेस को ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक, अब अगर हम ब्रेस्ट की आर्टेरियल सप्लाई को देखें तो ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाय इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, फिर एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं, सुपीरियर थोरैसिक, लेटरल थोरैसिक एंड थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, एंड देन लेटरल ब्रांच ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरी। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये जो डायग्राम है ये एक ही डायग्राम में हमको आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ये हम देख सकते हैं। तो अगर हम आर्टेरियल सप्लाई की बात करेंगे तो जो सबसे पहले आर्टरी है वो है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, फिर एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांचेज हैं, सुपीरियर थोरैसिक, then thoracoacromial and lateral thoracic artery and then branches of intercostal arteries। ठीक है, अब वीनस ड्रेनेज की हम बात करेंगे तो वीनस ड्रेनेज में जो सुपरफिशियल वेन है ये ड्रेन करती है इंटरनल थोरैसिक वेन में, तो हेयर ये इंटरनल थोरैसिक वेन हो गई। ठीक है, और जो डीप वेन है ये ड्रेन करती हैं एक्सिलरी वेन में एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। तो जो डीप वेन है ये बेसिकली एक्सिलरी वेन में ड्रेन करती हैं एंड देन ये पीछे से है, ये है ना, ये सामने नहीं, ये पोस्टीरियर व्यू होगा, पीछे से ये आती हैं, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में ड्रेन करती हैं। नर्व सप्लाई अगर हम देखेंगे तो जो एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ 4th एंड 6th इंटरकोस्टल नर्व्स, तो यहाँ पर दिस इज द इंटरकोस्टल, यहाँ पर रिब्स होती हैं और रिब्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। तो 4 से लेके जो 6th इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, ब्रांचेस ऑफ थोरैसिक इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, ये बेसिकली ब्रेस्ट को नर्व सप्लाई करती हैं। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे समझने की, सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज नॉट कंट्रोल्ड बाय नर्व, इट इज कंट्रोल्ड बाय प्रोलैक्टिन, ये आपको याद रखना है ना। जो मिल्क का सिक्रीशन नर्वस रेगुलेशन के अंदर नहीं आता, बल्कि जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन ये इसको रेगुलेट करता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखेंगे तो इट ड्रेन्स इनटू सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, सुप्रा क्लेविकुलर एंड एपिकल लिम्फ नोड्स, है ना। तो हेयर आप डायग्राम में इसको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये डायग्राम देखें आप, तो यहाँ पर हम क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखें सुप्रा क्लेविकुलर नोड, देन एपिकल नोड, देन एक्सिलरी में 4 हैं, एंटीरियर एक्सिलरी, सेंट्रल एक्सिलरी, लेटरल एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, जो लिम्फ नोड्स एक्सिला के आसपास हैं, देन इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स, है ना। तो यहाँ पर जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज हमने बेसिकली पूरे ब्रेस्ट के एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।